नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद में परीक्षा बना मजाक, छत जमीन मोबाइल पर चलती रही इंटरनल परीक्षा। हेलो, तुम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। कॉल के जरिए ठगी करने वाले अपराधी पर पुलिस का शिकंजा। बहुफसली जमीन बचाने की जंग तेज, 1000 से अधिक दिनों तक धरना जारी। सरस्वती पूजा को लेकर धनबाद में चौकसी, थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। और जामताड़ा में साइबर ठग और पुलिस का शिकंजा, नारायणपुर से 3 ठग रंगे हाथ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की दिक्कत क्या है, इसकी तस्वीर धनबाद से सामने आई है। यहाँ बीएसएस महिला कॉलेज में 11वीं कक्षा की इंटरनल परीक्षा कागजों में तो आयोजित की गई, लेकिन जमीनी हकीकत ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। कॉलेज परिसर में परीक्षा किसी अनुशासित प्रक्रिया की जगह मजाक बनकर रखी। कई छात्राएं कॉलेज की छत पर बैठकर परीक्षा देती नजर आई, तो कहीं जमीन पर। कई छात्राओं के हाथ में मोबाइल फोन थे और उत्तर गूगल से खोजे जा रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि कुछ छात्राएं बिना प्रश्न पत्र के ही परीक्षा देती दिखी। ना परीक्षा कक्ष की व्यवस्था थी, ना निगरानी और ना ही किसी नियम का पालन। इस पूरे मामले पर आयशा स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि एतराज जताया और कॉलेज प्रशासन से शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग इस खुले खेल पर कोई ठोस कदम उठाएगा। एग्जाम्स को एग्जाम्स की तरह लिया जाए, हम लोगों का एक ही यही मांग होता है। और एग्जाम्स को यहाँ पर एग्जाम की तरह नहीं, पूरा मजाक बना दिया गया है। इस सिस्टम को ही मजाक बना दिया गया है, एजुकेशन सिस्टम को, जो कि ये चेंज होना चाहिए। हम लोग इसी की वजह से ही खड़े रहते हैं हर टाइम, ठीक है। और जो कंप्लेन आया है, कंप्लेन की वजह से ही हम लोग गए थे, अदरवाइज हम लोग नहीं जाते। क्या चीज का एग्जाम चल रहा है? कितने स्टूडेंट के एग्जाम? इन लोगों का प्री बोर्ड का पेपर चल रहा है अभी, ठीक है। और इन लोगों के पास स्ट्रेंथ है अभी 300 बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है। और एक छोटा सा रूम के अंदर 200 बच्चा फिट करने की कोशिश की गई थी। और जो बच्चे फिट नहीं हो पाए उनको बोला गया छत पे जाकर के नीचे बैठ करके एग्जाम दो, तो वो लोग पिकनिक की तरह पूरा एग्जाम दिया है। अगर ये एग्जाम को सीरियस नहीं दिया जाएगा तो स्टूडेंट के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? और बहुत फर्क पड़ेगा सर। अगर आपका बेस सही नहीं होगा तो फिर आगे चल करके जेड तक आप पढ़िएगा कैसे? आगे तो पढ़ नहीं पाइएगा जब तक आपका ABCD ही नहीं क्लियर है, ठीक है। और तरह से एजुकेशन को कोई सीरियस नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं ले रहा है। और ऊपर से यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है, वो उनका बिहेवियर, इवन वहाँ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं सबका ही बिहेवियर बहुत खराब है टूवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, और स्पेशली जो गर्ल्स है उनके प्रति तो बहुत ज्यादा। साइबर अपराध का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला धनबाद से आया है, जहां पहली बार डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। बता दें कि टुंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक सेवानिवृत्त शिक्षक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10.5 लाख रुपए से अधिक की ठगी का शिकार हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश से आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तार से बड़े साइबर ठग सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा। पूरे मामले पर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि आरोपी खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताकर लोगों को डराता था और उन्हें कॉल और व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल अरेस्ट में होने का झांसा देता था। पीड़ित को 2 दिनों तक मानसिक दबाव में रखकर उनसे लगातार पैसे ट्रांसफर कराए गए। इसके बाद पीड़ित ने सीधे पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पूछताछ में यह भी सामने आया कि यह गिरोह केरल, कर्नाटक सहित कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। SIT टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ गए, एक ASI भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग MP में उस जगह की रेकी की, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसके खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी
उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रैकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लेके आए। गिरफ्तारी हुई सर, रकम कितना था सर? रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए थे। डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया गया था, उसको क्या कहा गया था? डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो फोर्स डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ईडी के और सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के ये बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो। हजारीबाग के बड़गांव क्षेत्र में प्रस्तावित कोल खनन परियोजना के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पिछले 1013 दिनों से ग्रामीण बहुफसली जमीन बचाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं किया गया। सोमवार को पर्यावरण समिति, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय वार्ता में बेनतीजा रही, जिसके बाद इलाकों में आक्रोश और बढ़ गया। वहीं धरनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने साफ कहा कि खनन से केवल तबाही मिलेगी, जबकि खेती ही उनकी आजीविका और जीवन का आधार है। ग्रामीणों का कहना है कि बड़कागांव कभी धान का कटोरा कहलाता था और गोंडलपुर क्षेत्र ईख और गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है। खनन शुरू होने से न सिर्फ किसानों की रोजी रोटी छीन जाएगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की कृषि व्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी। गाँव का आगे से बस्ती का हूँ, माधव जी हूँ। जैसे अडानी कंपनी से कोई कंपनी हो, ये बार बार दबाव कर रहा है कि हमको ज़मीन चाहिए, हमको ज़मीन देना नहीं चाहता है। इसलिए क्योंकि हम लोग ज़मीन के, मेरा बुजुर्ग लोग जो लाएँ, पैदा किए, खिलाएं पिलाएं, उसको कहा चोर के बढ़ाएं, लेकिन ये बार बार परेशान कर रहा है, हमको परेशान कर बंद कर दे। हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहता है, किसी कीमत में नहीं देना है, बुझ गए। और हम लोग किसी कीमत ज़मीन हम लोग नहीं देना चाहते। बस ऐसे दलाल के यहाँ लान कर भर दिया है और दलाल जो है से हम लोग पर लाठी डंडा चार्ज किया है और दलाल सब जितना जो भी किया है ऐसे दलाल सब किया है। प्लस रह गया है कि हम लोग के वजन नहीं देता है। हम लोग गाँव में हर फसल पैदा होने वाला जमीन है, जबकि वो फसल का बाकी नहीं है। नहीं, सब फसल जमीन होने वाला है पैदा, और बिना जबरे से जमीन मैंने लेने लिए चाहता है। अब कहिए कि जम्मू कश्मीर से मेरा जमीन कम होगा हर चीज के मामला में, मैंने पैदावारी में, तो उसमें मंत्री आके मुख्यमंत्री देखे। बोकारो के सूर्य मंदिर के पास सड़क पर स्कूल बस से पैदल चल रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 49 वर्षीय धनसे यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हजारीबाग रोड इलाके का रहने वाला था और झोपड़ी में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हादसे के वक्त स्कूल बस से बच्चे सवार थे, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। टक्कर के बाद बस चालक मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। सूर्य मंदिर के पास, सेक्टर 4 में सूर्य मंदिर के पास एक रोड एक्सीडेंट का सूचना मिला था, तो उसी में पहुंचे तो एक व्यक्ति 45-50 वर्ष का होगा, जिसका किसी अज्ञात स्कूल बस के द्वारा एक्सीडेंट कारित कर मृत्यु कारित कर दिया गया है। ठीक है, इस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग देख रहे हैं। धनबाद के गारकुंड और मैदान में भाजपा जिला कमेटी के 9 मनोनीत जिलाध्यक्ष मोहन कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगामी चिरकुंडा नगर परिषद चुनाव को लेकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को अंग बक्श देकर सम्मानित किया। से मैं प्रार्थना किया हूँ, अनुरोध किया हूँ कि वो बूथ स्तर पर जो है जाके एक एक जो है हमारा जो सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना जन कल्याणकारी योजना है, उस जन कल्याणकारी योजना को जो है लोगों को बताएं कि आज जितने भी योजना चल रहे थे सब उन्हीं का देन है। युवाओं को देखिए तो उनका देन है, माताओं के लिए सम्मान के लिए देखिए तो उनका देन है, अगर किसानों के लिए सम्मान के लिए देखिए तो उनका देन है, आप बेटियों के लिए देखिए तो उनका जो देन है, वो आप लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को देखिए तो उनका देन है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी चारों तरफ से काम कर रहे हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो है इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लग रहा है, तीसरे तरफ से हमारा फॉरेन इन्वेस्ट हो रहा है। ये चारों तरफ से, और फिर किसानों के जो है सबलता के लिए जो है किसान कैसे मेरा मजबूत हो, यहाँ के नौजवान कैसे मजबूत हो, यहाँ का विज्ञान कैसे मजबूत हो। आप जानते हैं विज्ञान में डेली किस तरह का हमला जो है नए रोज नित्य नवीन जो है हमारा जो है प्रयोग हो रहा है, नित्य नवीन जो है हमारा जो है परीक्षा। निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जेल कैंप ने मंगलवार को धनबाद में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपने मेरे प्रत्याशी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी नेताओं ने जानकारी दी है कि जेल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश महतो को धनबाद नगर निगम चुनाव के लिए मेयर प्रत्याशी बनाया जाएगा।
पार्टी के सदस्य सुनील मंडल ने कहा कि प्रकाश महतो लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं और जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाते रहे हैं। उनके अनुभव और जनसंपर्क को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारने का फैसला लिया है। लोग एक पूरा स्टडी एरिया का जो पूरे 55 वार्ड है इसका एक मैपिंग करवाना चाहते हैं। आजकल मैपिंग के बहुत तरीके हैं, आप ड्रोन के थ्रू करवा सकते हैं, पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनवा सकते हैं। उस 3D मॉडल के अंदर आपको ये पता चलता है कि लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं। पानी हमेशा हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ ट्रैवल करता है। उस हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक ट्रैवल करने के बीच में जितनी भी एरियाज आती हैं, नीलांचल कॉलोनी देखिए, एक बारिश में पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब जाता है। तो उन एरियाज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हमारे ड्रेनेज को फिर हम लोग आउटफॉल कहाँ बनाएंगे? हमारे पास पंपू तालाब है, हमारे पास रानी बांध है, हमारे पास आउटफॉल लोकेशंस हैं। उनको आइडेंटिफाई करके हाई पॉइंट से उन लो पॉइंट तक ले जाने के लिए जो ड्रेनेज की सुविधा चाहिए होगी, चाहे हमें कंक्रीट का ड्रेन बनाना पड़े, चाहे हमें जो आजकल डक्टाइल आयरन की पाइप्स बनानी पड़े, तो जो भी जरूरत पड़ेगी वो उस तरीके से उसका मैपिंग करके एक स्टडी करा के प्रॉपर एक कंसल्टेंसी कंपनी को लेके आया जाएगा जो डीपीआर बनाएगी, कॉस्ट एस्टिमेट बनाएगी, फिर उसको कंस्ट्रक्शन स्टेज। कहती है कि परिवारवाद को भाजपा जो है भारत की लोकतंत्र का जो अभी स्तंभ, जो भाजपा ने अभी जो चुनाव जीत कर जो भारत में अपना जो लोकतंत्र में वो लोग हैं, तो भाजपा का कहना है कि परिवारवाद हम खत्म करके आज सत्ता में आए हैं। तो अगर परिवारवाद को बढ़ावा, अगर निश्चित तौर पर अगर वो आती हैं तो परिवारवाद को एकदम, मतलब अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी फिलहाल भी परिवारवाद उस पर हावी है। और अगर मैं तो कहता हूँ सांसद हैं, विधायक हैं, मेयर बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, सब वहीं से आ जाए तो इससे जनता का कल्याण नहीं होगा। और जनता के कल्याण के लिए जब तक आम लोग सत्ता में आएंगे, आम लोग आम जन समस्याओं को समझेंगे नहीं, तब तक। सरस्वती पूजा को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न कराने को लेकर धनबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान धनबाद थाना क्षेत्र से के विभिन्न मोहल्ला से आए जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पूजा समिति के सदस्य और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद रहे। बैठक में पूजा आयोजन और मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और किसी भी हाल में तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया गया कि प्रतिमाओं का विसर्जन शाम 7 बजे तक अनिवार्य रूप से पूरा कर दिया जाए। शहर में जो धनबाद थाना के अंदर में जो भी पूजा पंडाल में जो विसर्जन जो होने के समय में जो झगड़ा उगड़ा, बच्चे लोग लड़ाई झगड़ा करते, उसी पर आज विचार रखा गया। थाना पर वही विचार रखा गया कि वहाँ जैसे विसर्जन लोग जो करते हैं उसमें डीजे नहीं बजाना। प्रथम हाईकोर्ट का आदेश के अनुसार उसमें डीजे नहीं बजा, प्रथम यही प्रत्येक डीजे बजाए तो उसको हम लोग को खबर किया जाए। आप शांति समिति की जो बैठक हुई है वो सरस्वती पूजा को लेकर हुई और थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है सभी क्षेत्रों में अपने जो शांति समिति के सदस्य हैं वो निगरानी करेंगे और साथ ही विसर्जन के समय शांति समिति के लोग रहेंगे और थाना के अधिकारी, पदाधिकारी लोग भी रहेंगे, जैसा हमारे थाना प्रभारी महोदय ने कहा। और हम लोग भी चाहते हैं कि विगत वर्षों से जो यहाँ पर अमन चैन का माहौल रहता है, सरस्वती पूजा में अमन चैन रहे, शांतिपूर्वक माँ सरस्वती की हम सब पूजा करें और विसर्जन भी शांति पूर्वक करें। बैठक रखा गया तो शांति समिति की तरफ से हम जन सहयोग समिति के अध्यक्ष में ये पहला डीजे नहीं बजना चाहिए, सख्त मना है। दूसरा, विसर्जन आप 7 बजे से 9 बजे तक के अंदर कर दीजिए और जो भी कमेटी का ये है वो शांति से विसर्जन करवाए। धनबाद के नगर परिषद में अध्यक्ष पद में आरक्षण को लेकर विवाद सामने आया है। अध्यक्ष पद को समान यानी अनारक्षित किए जाने के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका कपाली नगर परिषद क्षेत्र की निवासी अफसाना परवीन की ओर से दाखिल की गई। याचिकाकर्ता के पति मोहम्मद इरफान ने बताया कि 9 जनवरी को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के 20 नगर परिषदों के लिए आरक्षण अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना में कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष पद को सामान्य श्रेणी में रखा गया है, जिसे याचिकाकर्ता ने गलत बताया है। याचिका में कहा गया कि 29 अक्टूबर 2025 को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जारी जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार कपाली नगर परिषद क्षेत्र में BCC 1 वर्ग की आबादी 59.75% है, जो राज्य में
सबसे अधिक है। ऐसे में अध्यक्ष पद ओबीसी 1 के लिए आरक्षित होना चाहिए। इस मामले की पहली सुनवाई गुरुवार को रांची हाईकोर्ट में होनी है। अब सबकी निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी है। झारखंड सरकार के द्वारा 9 जनवरी को एक गजट प्रकाशन किया गया था, जिसमें नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड रोस्टर जारी हुआ। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि 20 नगर परिषद है पूरे झारखंड में। 20 नगर परिषद में एक मधुपुर के बारे में बात करेंगे, एक गोड्डा के बारे में बात करेंगे, कपाली नगर परिषद के बारे में बात करेंगे। झारखंड सरकार का एक और गजट है, ये आपका 29 अक्टूबर 2025 को पब्लिश किया गया था। इस पेज नंबर इसका 7 में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा BC1 का आबादी कपाली नगर परिषद के पास है, 59.78% है। इसके बाद जो है 56.75 है आपका मधुपुर का और 53.54 है आपका गोड्डा का। सबसे ज्यादा BC1 का आबादी कपाली नगर परिषद के पास है, फिर भी BC1 का लाभ उसको नहीं दिया गया वहां आके अध्यक्ष पद के लिए। और कम आबादी मधुपुर का है, उसके कम गोड्डा का है, दोनों को BC1 का लाभ दिया गया है। झारखंड सरकार अपने ही गजट के विरुद्ध ये काम कर रही है। जामताड़ा के बिंदा पत्थर में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को आक्रोश मशाल जुलूस निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध किया। मशाल जुलूस भारत माता चौक से निकाला गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाराबाजी करते हुए सालुका गांव निवासी स्वर्गीय उत्तम मंडल हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस हत्याकांड को करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक केवल 3 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है, जबकि अन्य आरोपियों के नाम एसपी द्वारा पूर्व में सार्वजनिक किए जा चुके हैं। बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि फरार आरोपी खुलेआम इलाके में घूम रहे हैं, जिससे मृतक के परिजनों को जान माल का खतरा बना हुआ है। उसमें से कि हम लोग के बार बार दबाव डालने के बाद भी जामताड़ा पुलिस अभी तक सिर्फ 3 लोगों को पकड़ पाई है। 2 लोग क्यों पुलिस के पकड़ से बाहर हैं? किसका दबाव है पुलिस पर? पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? एक अपराध हुआ है, यहाँ जान गई है और पुलिस अपराधी को नहीं पकड़ पा रही है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में आज सभी सैकड़ों की संख्या में आकर मशाल जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं। लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर प्रशासन जगे नहीं तो लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रशासन को जगाए। और मैं पुलिस को, जामताड़ा पुलिस को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। ये संविधान ने आपको ये नहीं सिखाया। जामताड़ा में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां नारायणपुर थाना क्षेत्र में विशेष टीम ने छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय कसियाटाड़ के पास सीनूहार की झाड़ी में की गई, जहां आरोपी फोन पे के जरिए लोगों से ठगी कर रहे थे। साइबर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हातिम अंसारी, विनोद मंडल और नजुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन और 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने साइबर ठगी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी हातिम अंसारी वर्ष 2018 में भी साइबर अपराध में जेल जा चुका है। उन्होंने आम लोगों से अपील भी की है कि अनजान कॉल या संदिग्ध लिंक से सावधान रहे और किसी भी शक की स्थिति में साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें। विद्यालय के आसपास से लगातार जो है साइबर क्राइम किया जा रहा है। ये हम लोग को मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट हम लोग को प्राप्त हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, करमाटांड़ थाना क्षेत्र जो है वो साइबर से प्रभावित है। हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि इन जगह से साइबर को खत्म करने का प्रयास करें। उससे आलोक में अभियान हमारा चलाया जा रहा है। अभी कुल 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से एक है हातिम अंसारी जो चिरोली के रहने वाले हैं, एक विनोद मंडल है जो कि नदिया चक का रहने वाले हैं और एक नजरुद्दीन अंसारी है जो कि पिंडारी करमाटांड़ का रहने वाले हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई है तो इनके द्वारा स्वीकृति बयान दिया गया है कि इनके द्वारा जो है पिछले 2018 से ये लोग साइबर क्राइम में जुड़े हुए हैं और 2018 में पूर्व में भी ये जेल गए हुए हैं। हातिम अंसारी के विरुद्ध में आपराधिक इतिहास है। बगमारा के बीसीसी ब्लॉक 2 प्रोजेक्ट में कार्यरत मजदूर सुनील यादव की रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मंगलवार सुबह हुई इस घटना के बाद मुराइडी श्रमिक कॉलोनी में मातम पसर गया। मजदूर सुनील यादव मूल रूप से मुराइडी के निवासी थे और बीसीसी ब्लॉक 2 में कार्यरत थे। मौत की खबर मिलते ही परिजन और यूनियन प्रतिनिधि आक्रोशित हो गए। 100 को ब्लॉक 2 हाजिरी घर पर रखकर परियोजना और उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया गया। मजदूरों ने मृतक की पत्नी पिंकू देवी को तत्काल नियोजन देने की मांग की है। लंबे विरोध प्रदर्शन वार्ता के बाद आखिरकार बीसीसी प्रबंधन को झुकना पड़ा और मृतक की पत्नी को तुरंत नियोजन प्रदान किया गया। हम लोगों के बीच एक साथी सुनील यादव जो नदखुरकी फीटर ब्रेकर में फीटर ऑपरेटर का काम करते थे, उनका निधन हो गया और नियोजन देने के लिए हम लोग आए हुए थे, जिसमें प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं कि तत्पर रह करके समय रहते नियोजन देने का काम किए। क्या आप लोग इस प्रक्रिया से खुश हैं?
हाँ बिल्कुल, ये प्रक्रिया सही है कि तुरंत नियोजन मिला, लेकिन इसमें त्रुटि है। त्रुटि ये है कि मजदूरों का हेल्थ कार्ड बन जाता है, लेकिन हेल्थ कार्ड बनने के बाद जब वो किसी तरह का स्वास्थ्य का समस्या होता है और वो जाता है अस्पताल में, और जाने के बाद रेफर की बात आती है तो उस समय पता चलता है कि उसका हेल्थ कार्ड अपडेट नहीं है, इसके चलते उसका रेफर रुक जाता है। इस तरह देखिए, आप सबको मालूम है कि आए दिन बीसीसीएल में मजदूरों की मौत हो रही है, आकस्मिक मौत हो रही है। क्यों? एकमात्र कारण है कि मजदूरों की स्वास्थ्य पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है मैनेजमेंट का। जो मेडिकल होना चाहिए, जो उनकी स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए हर महीने, वो जांच नहीं होती है। आज देख लीजिए, आपको सुनील यादव की मौत हो गई। वो फीडर ब्रेकर ऑपरेटर थे। विगत 21 दिसंबर 2025 से वो इलाजरत थे, रांची में उनकी मृत्यु हो गई है। मिस्टर को पता नहीं है। आज उनको नौकरी ऐसे दे देना चाहिए प्रोविजनल। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।